चलिए आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। ये अगला हमारे पास वीवीटी का पॉइंट है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। देखिए, किसी तत्व के बाह्य कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संख्या ही उस तत्व की सह संयोजकता होती है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, लाइन है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे क्लोरीन है, हमारे पास 17 है परमाणु क्रमांक, इसका विन्यास बना दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये देखिए जो लाइन खींची है हमने, सिर्फ ये इसलिए खींच दी ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हमारा बाह्य कोश है। अब देखिए 3s के अंदर एक कक्षक है और 3p के अंदर 3 कक्षक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हमने हुंडी के नियम की सहायता से रख दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संख्या ही उस तत्व की सह संयोजकता होती है। अब देखिए कितने दिख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? एक। तो हमने क्या लिख दिया? अतः Cl की सह संयोजकता 1 है। देखिए ऑक्सीजन का केस देखिए, 1s2 2s2 2p4 तो 8 होता है परमाणु क्रमांक। देखिए बाह्य कोश के लिए हमने लाइन बना दी ताकि हमें ध्यान रहे कि ये बाह्य कोश है। 2s उपकोश में एक कक्षक, 2p उपकोश में 3 कक्षक। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ 4 आ गए हुंडी के नियम के अनुसार। तो जैसे देख पा रहे हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या लिख दिया? अतः ऑक्सीजन की सह संयोजकता 2 है। आगे देखिए इसके बाद नाइट्रोजन का है हमारे पास। देखिए परमाणु क्रमांक 7 है, 1s2 2s2 2p3। ये लाइन खींच दी, ये बाह्य कोश है। ठीक है, लाइन इसलिए खींची सिर्फ समझने के लिए कि ये बाह्य कोश है। ठीक है, 2s2 देखिए पहले बता देता हूँ भाई, 2s के अंदर एक कक्षक और 2p के अंदर 3 कक्षक। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पूरा हो गया और यहाँ पे 3 हमने रख दिए हुंडी के नियम के अनुसार। अब देखिए देख पा रहे हैं आप 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः नाइट्रोजन की सह संयोजकता 3 है। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, सरल है। चलिए आगे चलेंगे। यदि किसी परमाणु के बाह्य कोश में बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तब परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंचकर बाह्य कोश में उपस्थित अन्य कक्षकों के युग्मित इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा वाले खाली कक्षकों में भेज दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है भाई, यदि हमारे पास बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो क्या होगा? तो परमाणु जो है वो उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा और बाह्य कोश में उपस्थित अन्य कक्षकों के जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करेगा? उन्हें अलग अलग कर देगा और इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा वाले खाली कक्षकों में भेज देगा। ठीक है, इसको समझेंगे, आगे समझ में आ जाएगा आपको पॉइंट। CH4 का बनना। देखिए कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है, विन्यास लिख दिया। अंतिम कोश ये है हमारा। तो 2s उपकोश में एक कक्षक और 2p में 3 कक्षक। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इन 2 को ऐसे रखते हैं हुंडी के नियम के अनुसार। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, यानी कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई ऊर्जा ग्रहण नहीं करी परमाणु ने। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या? एक्साइटेड स्टेट, यानी कि कार्बन ने ऊर्जा ग्रहण कर ली और ऊर्जा ग्रहण करके 2s उपकोश के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे उनको दे दिए। तो उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित अवस्था में आके देखिए कहाँ गया? 2p के खाली कक्षक में चला गया, उत्तेजित अवस्था में आ गया। जैसे पीछे बताया, देख पा रहे हैं ना भाई, कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, लेकिन यदि हम देखें तो यहाँ तो 2 ही है, लेकिन अब 4 हो गई। देखो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो गई संयोजकता। अब देखिए इनकी मिक्सिंग हो रही है भाई, ये S है ये P है। मिक्सिंग इसलिए होनी जरूरी है भाई,
इस कक्षक की स्ट्रक्चर अलग है, इन कक्षकों की अलग है, इसकी ऊर्जा अलग है, इनकी ऊर्जा अलग है, तो इनकी ऊर्जा भी और इनकी संरचना भी ताकि एक जैसी हो जाए। अब देखिए ये मिक्सिंग हो रही है sp3, क्योंकि एक S और 3 P ने आपस में मिक्सिंग करी है, इसलिए हमने इसको बोल दिया sp3 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एक S और 3 P ने मिलके आपस में जो मिक्सिंग करी है, इस प्रोसेस को बोलते हैं sp3 संकरण। अब देखिए हमारे पास चार एक समान संरचना के और एक समान ऊर्जा के sp3 संकर कक्षक प्राप्त हो जाते हैं। कितने हैं संख्या में? वो 4। देखिए ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 कक्षक है और ये भी sp, ये चारों के चारों sp3 कक्षक हैं। इनके सामने हमने 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि ये दूसरे मुख्य कोश के अंदर हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये और ये तो ऑलरेडी कक्षक में ही थे। जो आपको दिख रहा है ना डॉटेड लाइन वाले इलेक्ट्रॉन, देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन, डॉटेड लाइन वाले इलेक्ट्रॉन, ये सब हाइड्रोजन के हैं। यानी कि हाइड्रोजन ने जो हाइड्रोजन का S कक्षक था, इस sp3 कक्षक के साथ उसने अतिव्यापन किया और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किया। हाइड्रोजन के S कक्षक ने इस sp3 संकर कक्षक के साथ अतिव्यापन किया और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किया। इस तरह से हमारे पास CH4 के पास यानी कि जो मीथेन है, मीथेन अणु में 4 सिग्मा बंध होते हैं। इस तरह से जो है हमारे बंधों का निर्माण हुआ। आगे चलेंगे। अतिव्यापन कक्षकों का जितना अधिक होता है, बनने वाला बंध उतना ही प्रबल होता है। आगे चलेंगे। अनुनाद से बंधों की प्रबलता बढ़ती है। अनुनाद क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसको बोलते हैं अनुनाद। तीसरा पॉइंट, तीसरा कह रहा हूँ, ये तो 5वां हो गया। इसके बाद देखिए 6ठा पॉइंट है, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन 2 प्रकार से होता है। पहला क्या है? जब कक्षकों के किनारे से किनारे मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब कक्षक पार्श्व अतिव्यापन करते हैं यानी कि पैरेलल अतिव्यापन करते हैं, समानांतर अतिव्यापन करते हैं, तो बनता है पाई बॉन्ड। चलिए इसको आगे समझेंगे। जब दो कक्षकों का किनारे से किनारे एंड टू एंड का अतिव्यापन ओवरलैपिंग एक ही अक्ष पर होता है, तब जो बंध बनता है वह सिग्मा बंध कहलाता है। एक ही अक्ष आपको समझ में आ जाएगा अभी। ये देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। पहला है 2s कक्षकों का किनारे से किनारे का अतिव्यापन। ये देखिए 2s कक्षक हैं, इनका अतिव्यापन देखिए कैसे होगा। ये देखिए ये s और ये s मिलके ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखिए एक लाइन पे देखिए दोनों कक्षक, ये देख रहे हैं ना, ये वाला कक्षक और ये वाला कक्षक, ये एक ही लाइन पे यानी कि एक ही अक्ष पे इनका अतिव्यापन हो रहा है। एक ही अक्ष पे देख रहे हैं ना आप, ये एक ही लाइन है यानी कि एक ही अक्ष पे, चाहे वो एक्स एक्स मान लो, चाहे वाई मान लो, चाहे जेड मान लो, एक ही अक्ष पे इनका अतिव्यापन हो रहा है। इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। भाई ये स्ट्रक्चर कैसे बनी? भाई जब ये आपस में अतिव्यापन हो गया इनका तो क्या हो गया, ये मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने पे ये जो किनारे हैं ये बाहर की तरफ निकल आएंगे। भाई ये तो मर्ज हो गया, तो जो किनारे हैं ये देखिए ये वाले ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर निकल आएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिससे कि इस तरह की संरचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये इनके नाभिक हो गए। आगे चलेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, एक S तथा एक P कक्षकों का किनारे से किनारे का अतिव्यापन एक ही अक्ष पे। क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंस कह रहा हूँ, क्या खासियत है कि वो एक ही अक्ष पे बनता है और किनारे से किनारे का जो अक्ष होते हैं किनारे से किनारे मिलते हैं। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ जैसे आप हाथ मिलाते हैं किसी से। यदि आप किसी से हाथ मिलाते हैं
ठीक है नहीं। तो भाई किनारे से किनारा तो मिल रहा है भाई, आपका हाथ का किनारा और उसके हाथ का किनारा। और यदि किसी से आप जो है गले मिल रहे हैं तो गले मिलने पे तो पूरा शरीर जो है मिलेगा भाई। जैसे ईद पे जो है दो भाई गले मिल रहे हैं, ठीक है, या दो दोस्त बहुत दिनों बाद आपस में मिले तो वो गले मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अक्ष नहीं हो गया। एक अक्ष या किनारे से किनारा क्या होगा, जैसे आप हाथ मिलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे। अब देखिए ये हमारे पास P कक्षक है, ये S कक्षक है। अब देखिए ये एक ही लाइन पे, देख रहे हैं ना, ये एक ही लाइन पे इनका अतिव्यापन हो रहा है। देखिए ये P है, ये S है, और देखिए अतिव्यापन हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये देखिए पिछले केस में जो हमने दिखाया आपको, देखिए ये P था और ये S था। जब P और S आपस में मिल जाएंगे तो इसका जो एक लोब है S के साथ मर्ज हो गया, अतिव्यापन हो गया उसका, तो ये वाला लोब जो है बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर S भी आ गया ना, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। आगे देखिए, जब दो P कक्षकों का किनारे से किनारे का अतिव्यापन होता है, ये देखिए दो P कक्षक हैं, ये देखिए इनके, ये देखिए एक ही अक्ष पे, एक ही लाइन पे, ये देखिए ये भी P कक्षक है और ये भी P कक्षक है। इसमें एक पॉइंट और है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि ये PX मान लो इसको, तो ये भी PX होगा, तभी तो एक लाइन पे आएंगे ये। ऐसा नहीं हो सकता कि ये PX है PY है, तो कभी भी ये एक लाइन पे नहीं आएंगे, यानी कि एक अक्ष पे नहीं आएंगे। तो अगर ये PY है तो ये भी PY होगा, अगर ये PZ है तो ये भी PZ होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिए ये देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों P कक्षक यहाँ मिल रहे हैं एक ही लाइन पे, ठीक है, इनका अतिव्यापन हो रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि वो ये PX है तो ये भी PX होगा, यदि ये PY है तो ये भी PY होगा, यदि ये PZ है ये वाला P, तो ये PV जो है PZ ही होगा। क्योंकि यदि ये वाला कक्षक PX मान लें इसको आप, और ये वाला कक्षक यदि PY हो, तो कभी भी ये एक लाइन पे इनका अतिव्यापन नहीं होगा। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए जब अब ये चाहे इसको आप PX मान लें, PY मान लें, PZ मान लें, जो आपने इसको माना ये भी वही होगा। तो इनका अतिव्यापन हुआ एक लाइन पे, एक अक्ष पे, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, किनारे से किनारा मिल रहा है। देखिए अब देखिए ये इस तरह से जो है, ये बीच का लोब जो है बड़ा लोब बन गया, इधर छोटे लोब हैं। ये बड़ा लोब क्यों बना, क्योंकि दो जो है ये छोटे छोटे लोब मिलके बड़ा लोब बना लेते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड। दो P कक्षकों के समानांतर अतिव्यापन से जो बंध बनता है पाई बंध कहलाता है। पाई बंध की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की, तो दो P कक्षकों के समानांतर अतिव्यापन से जो बंध बनता है पाई बंध कहलाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये P कक्षक है, ये P कक्षक है। अब ध्यान देंगे कि यदि आप इनका जो है समानांतर अतिव्यापन करा रहे हैं तो ये दोनों एक ही होने चाहिए। यदि ये PY है तो ये भी PY होना चाहिए, और अगर ये PX है तो ये भी PX होना चाहिए, अगर ये PZ है तो ये भी PZ होना चाहिए। ठीक है, दोनों कक्षक सेम होने चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, देखिए, ठीक है जी, ये लोब ऊपर से भी मिला, ठीक है ना, और ये वाला लोब नीचे से भी मिला, है ना, यानी कि अतिव्यापन ऊपर के लोब से भी हुआ, ऊपर के दोनों लोब ने आपस में अतिव्यापन किया, और जो नीचे के लोब थे उन्होंने भी आपस में अतिव्यापन किया। इस अतिव्यापन को आप ऐसे लाइनों से भी दिखा सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड बन गया, ऊपर वाले और नीचे वाले को हम इसको हाफ पाई बॉन्ड, ये भी हाफ पाई बॉन्ड या आधा पाई बंद मिलके बना लेंगे पूरा एक पाई बंद। ठीक है जी। तो ये हमारा पाई बंद बन जाता है, जिसको चाहे आप ऐसे दिखा दें चाहे ऐसे दिखा दें। ठीक है, जब ये इनका मर्ज हो जाएगा, यानी कि ये वाले दोनों लोब आपस में इनका अतिव्यापन हो जाएगा और ये नीचे वाले दोनों लोब का अतिव्यापन हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का आकार ले लेगा जैसा ये है। इसको थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये देखिए, ये ऐसा कैसा बना भाई? जब ये मर्ज हो जाएगा, नीचे के वाले को दिखा रहा हूँ मैं आपको, नीचे से समझ में आ जाएगा। ये नीचे जब ये मर्ज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तनाव हो जाएगा और ये जो है थोड़ा सा उभार ऊपर को आ जाएगा। देखिए, यानी कि इसके मर्ज होने से ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे नीचे प्राप्त हुई ऐसे ऊपर प्राप्त हो जाएगी। इस वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, जब ये मिल जाएगा, आपस में अतिवापन हो जाएगा, तो ये चीज़ गोलाई में आ जाएगी। ठीक है ना, देखिए ये चीज़ गोलाई में आ जाएगी। ये देखिए, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।